हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 12th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का सेकंड पार्ट है, जिसमें कि हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं और इसमें हम बात करने वाले हैं कि क्यों डीएनए ही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया है एज ए जेनेटिक मटीरियल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने बात कर ली थी ग्रिफिथ जो प्रिंसिपल है, ग्रिफिथ जो मॉडल है या फिर ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल है वहाँ तक की। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं द जेनेटिक मटीरियल इज डीएनए। द unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiment of Alfred Hershey and Martha Chase 1952। unequivocal का जो मीनिंग होता है वो होता है क्लियर। जो क्लियर कट प्रूफ हमें मिला कि डीएनए ही क्या है एज ए जेनेटिक मटीरियल है, तो वो जो प्रूफ मिला हमें अल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेज के एक्सपेरिमेंट से, जो कि उन्होंने 1952 में कंडक्ट किया था। दे वर्क विद वायरसेस, उन्होंने वायरसेस के साथ में वर्क किया दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। और वो वायरसेस ऐसे वायरसेस थे जो किसी न किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके बैक्टीरियोफेजेस कहलाते थे। इट मीन्स उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो कि मतलब मॉडल लिया जिसके ऊपर उन्होंने वर्क किया वो थे बैक्टीरियोफेजेस। द बैक्टीरियोफेजेस अटैचेड टू द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो बैक्टीरिया पे अटैच होते हैं और उनका जेनेटिक मटीरियल जो होता है वो बैक्टीरियल सेल में अंदर की तरफ चला जाता है। सपोज दैट अगर ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफेज है और ये बैक्टीरिया है, तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटीरियल है वो फाइनली किसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, बैक्टीरिया में। तो इस तरीके से ये इन्फेक्शन की प्रोसेस इनके अंदर होती है। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट द वायरल जेनेटिक मटीरियल एज इफ इट वाज द ओन। जो बैक्टीरिया की सेल है वो उस जेनेटिक मटीरियल को इस तरीके से ट्रीट करती है जैसे वो जेनेटिक मटीरियल उसका खुद का हो एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्स मोर वायरस पार्टिकल। और धीरे धीरे आगे से आगे और से ज़्यादा वो मैन्युफैक्चर करती जाती है उन वायरसेस के पार्टिकल्स को। हार्शे एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरसेस दैट एंटर द बैक्टीरिया। तो हार्शे और चेज ने देखा कि वो मॉलिक्यूल क्या है, वो मॉलिक्यूल प्रोटीन है या डीएनए है जो कि वायरसेस से कहाँ एंटर हो रहा है, बैक्टीरिया में। They grew some viruses on a medium that contained radioactive phosphorus। उन्होंने कुछ वायरसेस को ग्रो करवाया ऐसे मीडियम पे जिसमें कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस मिला हुआ था P32। Some other on medium that contained radioactive sulfur। और कुछ वायरसेस को उन्होंने ऐसे मीडियम पे ग्रोथ करवाया जिनमें कि रेडियो एक्टिव सल्फर था, मीन सल्फर 35। वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेन द रेडियो एक्टिव डीएनए। ऐसे वायरसेस जो कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस के ऊपर ग्रोथ कर रहे थे उनका डीएनए क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। क्योंकि आपको पता है कि डीएनए के अंदर पाया जाता है फास्फोरस। डीएनए की जो स्ट्रक्चर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसके अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं। पहली होती है पेंटोज शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस पेयर, तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो जो उनका फास्फोरस होता है वो रेडियो एक्टिव हो गया, बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। तो उनका डीएनए तो रेडियो एक्टिव हुआ बट प्रोटीन जो था उनका रेडियो एक्टिव नहीं हुआ बिकॉज जो वायरसेस हैं उनके अंदर डीएनए के अंदर फास्फोरस पाया जाता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता। Similarly, viruses grown on radioactive sulfur contain radioactive protein but not radioactive DNA because the DNA does not contain sulfur। और ऐसे वायरसेस जिनको कि सल्फर के ऊपर ग्रोथ किया तो जो वायरसेस था उनका डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं हुआ, जबकि उनका कोड क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया सल्फर से। रेडियो एक्टिव फेजेस वाज अलाउड टू अटैच टू ई कॉली बैक्टीरिया। तो जो रेडियो एक्टिव फाजेस थे, जो रेडियो एक्टिव बन चुके थे, उनको उन्होंने अटैच करवाया ई कॉली बैक्टीरिया पर। दैन द इन्फेक्शन प्रोसीडेड, और धीरे धीरे इन्फेक्शन प्रोसीड किया। द वायरल कोट वर रिमूव, जो वायरस के कोट थे उनको रिमूव किया बाय एजिटेटिंग दैम, उनको हिलाकर। और किस में हिलाया उनको, ब्लेंडर में। जैसे कि ब्लेंडर में हम छाछ बनाते हैं, ब्लेंडर में कोई चीज़ मिक्स करते हैं, तो हमने यहाँ पर भी बैक्टीरिया और वायरस के पार्टिकल्स को मिक्स किया और डेंसिटी के बेस पे हमने वायरस के पार्टिकल्स को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग दैम इन अ सेंट्रीफ्यूज। और सेंट्रीफ्यूज एक अपैरेटस होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक होती है। और अल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेज ने सेंट्रीफ्यूज जो अपैरेटस था उसमें स्पिनिंग यानी घुमाकर वायरसेस पार्टिकल्स को बैक्टीरिया के पार्टिकल्स से सेपरेट कर लिया। Bacteria which was infected with viruses that had radioactive DNA were radioactive, indicating that DNA was the material that passed from the viruses to the bacteria। ऐसे बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्टेड हुए थे उस वायरस से जिसके अंदर रेडियोएक्टिव डीएनए था,
तो वो ये चीज़ बताते हैं कि उनका डीएनए क्या था, रेडियो एक्टिव हुआ क्योंकि डीएनए ही क्या होता है, वायरस से बैक्टीरिया में जाता है। बैक्टीरिया दैट वर इंटेक्ट विद द वायरसेस दैट हैड रेडियोएक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियोएक्टिव, और ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर ऐसा वायरस था जिनके अंदर रेडियोएक्टिव प्रोटीन था वो रेडियोएक्टिव नहीं हुए। दिस इंडिकेट दैट प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया, और ये चीज़ ये प्रूव करती है कि प्रोटीन जो है वो वायरस से निकलकर बैक्टीरिया में नहीं जाता। डीएनए इज देयरफॉर द जेनेटिक मटीरियल दैट इज पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, और इस तरीके से ये प्रूव हुआ कि जो डीएनए है वो एज ए जेनेटिक मटीरियल है जो वायरसेस से कहाँ गया, बैक्टीरिया में। अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये बैक्टीरियोफेजेस हैं। रेडियो एक्टिव 32 फास्फोरस से लेबल किया इसके जेनेटिक मटीरियल को, तो इसमें रेड कलर आपको दिख रहा है इसके अंदर की तरफ जेनेटिक मटीरियल में, और यहाँ पर जो है 35 फास्फोरस है जो कि इसके कोट में, प्रोटीन का क्या होता है, बैक्टीरियोफेज का कोट बना हुआ होता है तो कोट में है, और ये इन्फेक्शन हमने करवाया ई कॉली के अंदर, तो देखिए यहाँ पर जेनेटिक मटीरियल इसके अंदर आया और यहाँ पर जो था रेडियो एक्टिव प्रोटीन बाहर ही रह गया। सेकेंड स्टेप पे ब्लेंडिंग, मतलब इनको मिक्स किया तो देखिए रेडियो एक्टिव जो रेड पोर्शन है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर चुका है, लेकिन यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव सल्फर है वो बैक्टीरिया के बाहर ही है। थर्ड जो प्रोसेस है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें कि डेंसिटी के बेस पे हम पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ देखिए बैक्टीरिया के पार्टिकल्स अलग हो गए, वायरस के पार्टिकल्स अलग हो गए। यहाँ पर जो रेड कलर की रेडियो एक्टिविटी है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर चुकी है, जबकि यहाँ पर रेड कलर की रेडियो एक्टिविटी बाहर की तरफ है। ये बात इस बात को प्रूव करती है कि जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो डीएनए होता है, ना कि वो प्रोटीन। ये हार्शीचेज जो एक्सपेरिमेंट है उसका सेटअप है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। अब हम डीएनए और आरएनए का एक कंपेयर करके इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे। फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन, अब तक जो हमने डिस्कशन की है, इट इज क्लियर दैट द डिबेट बिटवीन प्रोटीन वर्सेस डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल वाज अनइक्वोकली रिजॉल्व। अभी तक जो हमने प्रोटीन्स और डीएनए का कंपेयर किया और एक डिबेट की, उसमें स्पष्ट तौर पे जो रिसॉल्व हुआ वो ये रिसॉल्व हुआ हार्शीचेज एक्सपेरिमेंट से कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रोटीन्स नहीं होते, वो कौन होते हैं, डीएनए होते हैं। इन बिकेम एन एस्टैब्लिश दैट फैक्ट दैट इज द डीएनए दैट एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल, और ये एक तथ्य बन गया, फैक्ट बन गया कि जो डीएनए है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। However, it subsequently became clear that in some viruses RNA is the genetic material, और हालांकि ये भी स्पष्ट है कि जो कुछ वायरसेस होते हैं उनके अंदर आरएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा, एग्जाम में इनके नाम पूछे जाते हैं। वो वायरस है टोबैको मोज़ेक वायरस और QB बैक्टीरियोफेजेस। ये दो नाम आपको याद करने हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस और QB बैक्टीरियोफेजेस। इनके अंदर जो आपको जेनेटिक मटेरियल मिलेगा वो मिलेगा आरएनए। आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन सच एज द वाई डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। सबसे मतलब ये बात आती है, पहला प्रश्न है कि क्यों डीएनए ही सर्वाधिक या फिर प्रभावी मात्रा में जेनेटिक मटेरियल है। प्रीडोमिनेंट का मतलब था सर्वाधिक या प्रभावी। वेराज आरएनए परफॉर्म डायनामिक फंक्शन, जबकि जो आरएनए है वो बहुत ज़्यादा गतिशील जो है फंक्शंस प्ले करता है, डायनामिक फंक्शंस प्ले करता है, जैसे कि वो मैसेंजर की तरह भी वर्क करता है, अडाप्टर यानी कि वो प्रोटीन्स भी बनाता है। मैंने आपको बताया था ये इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। फ्रॉम द डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ 2 न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल, और इनके अंदर केमिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें भी डिफरेंस पाया जाता है। कैन यू रिकॉल द 2 केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? ये हमने अभी हमने डिस्कशन किया प्रीवियस सेक्शंस में, तो हम वापस से एक बार देख लेते हैं इनको कि जो डीएनए है, तो डीएनए के अंदर जो है वो शुगर कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज, जबकि आरएनए में कौन सी होती है, राइबोज। नेक्स्ट, डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरासिल होता है। थर्ड है, आरएनए में जो है एक्स्ट्रा 2' OH पाया जाता है, जबकि डीएनए में नहीं पाया जाता। तो इस तरीके से 3 केमिकल डिफरेंसेस हैं डीएनए और आरएनए के बीच। ए मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज जेनेटिक मटीरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। एक मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल की तरफ बिहेव करेगा वो जो है इन क्राइटेरियाज को जो है वो मतलब फुलफिल करेगा। पहला क्राइटेरिया होगा, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। कोई भी मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल तब कहलाता है जब वो अपनी रेप्लिका बना पाए, मतलब वो रेप्लिकेशन की प्रोसेस कर पाए। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, वो केमिकल तौर पर क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज, उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज भी आना चाहिए, मतलब म्यूटेशंस आने चाहिए जो कि एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, और मेंडल ने जो लॉज दिए थे उन लॉज के अकॉर्डिंग ये अपने आप को एक्सप्रेस भी करना चाहिए।
नेक्स्ट, इफ वन एग्जामिन सच रिक्वायरमेंट वन बाय वन, अगर इन रिक्वायरमेंट्स को हम एक के बाद में एक एग्जामिन करें, बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कंप्लीमेंट्रिटी। आपको पता है कि डीएनए में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो होता है बेस पेयरिंग, बेस पेयरिंग का मतलब ए के अगेंस्ट सी और जी के अगेंस्ट सी, एंड कंप्लीमेंट्रिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपको एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है तो दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस भी आप पता कर सकते हो। पहले स्ट्रैंड का अगर आपको सीक्वेंस पता है तो दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस भी आप पता कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है कॉम्प्लीमेंट्रिटी। बोथ द न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन, जबकि डीएनए और आरएनए में दोनों में ही संभावना है कि दोनों ही क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेशन यानी रेप्लिकेशन कर सकते हैं। द अदर मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम सच एज द प्रोटीन फेल टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया, और यानी कि जो प्रोटीन्स हैं वो अपना डुप्लीकेशन नहीं कर पाते, यानी पहले क्राइटेरिया में प्रोटीन्स जो है वो उसको फुलफिल करने में फेल हो गए। नेक्स्ट, the genetic material should be stable enough not to change with the different stages of life cycle। जो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो लाइफ साइकिल के अंदर कैसा रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, मतलब वो बार बार में चेंज नहीं होना चाहिए। एज और विद चेंजेस इन फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ना तो वो उम्र के साथ बदले और ना ही वो व्यक्ति की फिजियोलॉजी के साथ में बदले। स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो जो स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता है, वो जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। और ये जो है वो बहुत अच्छा इसका प्रूफ मिलता है हमें ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में, जिसमें कि एश स्ट्रेन ने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई और उसने आर को भी किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, एस में। Next, it says that heat which killed the bacteria at least did not destroy some properties of the genetic material। और इस एक्सपेरिमेंट में हमने भले ही बैक्टीरिया को हीट किल किया हो, बट फिर भी बैक्टीरिया की कुछ प्रॉपर्टीज थी, जेनेटिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हीट किल करने पर भी नहीं बदली। दिस नाउ कैन इजीली बी एक्सप्लेन इन लाइट ऑफ द डीएनए दैट द टू स्ट्रैंड्स बीइंग कंप्लीमेंट्री इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर व्हेन अप्रोप्रिएट कंडीशन आर प्रोवाइडेड। तो अगर हम इस बात को डीएनए के रेफरेंस में देखें तो चूंकि डीएनए डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है, अगर हम इसके बॉन्ड्स को बीच में से कट भी कर दें और इनको सेपरेट भी कर दें, लेकिन जब हम इनको अप्रोप्रिएट कंडीशन देंगे तो वापस से ये मिलकर कितने स्ट्रैंड बन जाएंगे, डबल स्ट्रैंड बन जाएंगे। नेक्स्ट, उसके बाद में व्हेन फर्दर 2' OH ग्रुप, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, 2' जो OH ग्रुप है जो कि आरएनए में प्रेजेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप होता है एज अ केमिस्ट्री, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आसानी से रिएक्शन करता है और इसकी वजह से आरएनए जो है वो लिबाइल बन जाता है, मतलब लेस स्टेबल। लिबाइल का मतलब होता है लेस स्टेबल हो जाता है एंड इजीली डिग्रेडेबल, और उसका जो डिग्रेडेशन है, विघटन है, वो आसानी से होता है। आरएनए इज आल्सो नाउ नोन टू बी कैटालाइटिक, आरएनए को हम कैटालाइटिक कहते हैं, एज ए एंजाइम हम उसको यूज़ करते हैं, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। देयरफॉर डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव, तो डीएनए जो है केमिकल तौर पे बहुत कम रिएक्टिव है एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल, स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जिसके कंपेयर में आरएनए के। देयरफॉर अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड्स द डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल। इन्हीं विशेषताओं के कारण आरएनए और डीएनए में जो सबसे बेस्ट है वो है डीएनए। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेसेस हैं, ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं, पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है कि डीएनए और आरएनए में डीएनए ही क्यों प्रीडोमिनेंट है, तो उसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद में हम आते हैं in fact the presence of thymine at the place of uracil, थाइमिन का होना यूरेसिल की जगह आल्सो कन्फर्म एडिशनल स्टेबिलिटी, कन्फर्म का मतलब प्रोवाइड करना, तो ये भी डीएनए को एडिशनल स्टेबिलिटी कन्फर्म करता है, प्रोवाइड करता है। डिटेल डिस्कशन अबाउट द रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिपेयर इन डीएनए एंड यू विल स्टडी दीज प्रोसेस इन हायर क्लास। इसको हम कहाँ पर पढ़ेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए रिपेयरिंग में पढ़ेंगे, और मैक्सिमम जो इसके डिटेल्स हैं वो हम हायर क्लासेस में लेंगे, वो हमारे यहाँ पर बियॉन्ड द सिलेबस बातें हैं। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, डीएनए भी म्यूटेशन करता है, आरएनए भी म्यूटेशन करता है। इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट फास्टर रेट, लेकिन आरएनए चूंकि अनस्टेबल है इसलिए इसमें म्यूटेशन क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। कंसिक्वेंटली रिजल्ट ऑन वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पान म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। यही कारण है कि वायरसेस का लाइफ स्पान छोटा होता है, बट वो छोटी लाइफ में भी इवोल्यूशन बहुत तेजी से करते हैं और बहुत जल्दी से म्यूटेट हो जाते हैं। जैसे कि अभी कोविड-19 का जो सिचुएशन चल रही है, उनमें जो कोविड-19 जो वायरस है, कोरोना वायरस है, उसने अपने आप बॉडी को चेंज किया है, और ऐसा ये कोरोना वायरस जो है वो आज तक नहीं देखा है जितने भी के जो स्ट्रेन्स आए हैं। तो इस तरीके से ये जो है वो आरएनए के कारण हो रहा है, क्योंकि आरएनए बहुत ज़्यादा लिबाइल होता है, लेस स्टेबल होता है।
आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस प्रोटीन। आरएनए जो है वो डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है। हैंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर, इसीलिए वो आसानी से कैरेक्टर्स को शो कर देता है। ये मैंने आपको लिखकर भी बताया था सेंट्रल डोग्मा कंसेप्ट में कि जो डीएनए है, डीएनए क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, और जो आरएनए है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटीन्स में, और जो प्रोटीन्स हैं वो पर्टिकुलर कैरेक्टर बनाएंगे। तो इस तरीके से मतलब ये आरएनए भी जो है कैरेक्टर्स को शो करता है। द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज़ इवॉल्व अराउंड आरएनए। तो जो प्रोटीन बनाने की जो मैकेनिज्म है वो आरएनए के इर्द गिर्द घूमती है। द अबाउट डिस्कशन इंडिकेट द बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटीरियल। ये चीज़ इस बात को बताते हैं कि आरएनए हो चाहे डीएनए हो, वो दोनों जेनेटिक मटीरियल हो सकते हैं, बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल, चूँकि डीएनए बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इज प्रेफर फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसीलिए उसका उपयोग किया जाता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। फॉर सच ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। और अगर हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आरएनए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आरएनए वर्ल्ड। फ्रॉम फॉरगोइंग डिस्कशन, पहले जो डिस्कशन हुई, एन इमीडिएट क्वेश्चन बिकम एविडेंट, एक बहुत जल्दी एक क्वेश्चन हमारे सामने आया, विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल। पहला जेनेटिक मटीरियल कौन था, आरएनए या डीएनए? इट शैल बी डिस्कस इन डिटेल इन द चैप्टर ऑन केमिकल इवोल्यूशन। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर केमिकल इवोल्यूशन में पढ़ने वाले हैं, बट ब्रीफली वी शैल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट एंड पॉइंट्स। यहाँ पर हम ब्रीफ करेंगे कुछ फैक्ट्स और पॉइंट्स को। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा, पहला जेनेटिक जो मटीरियल था वो आरएनए था। देयर इज नाउ इनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, ऐसे बहुत सारे एविडेंस या प्रूफ हैं जिनमें कि जैसे कि लाइफ प्रोसेस हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन है, स्प्लाइसिंग है जिसमें कि हम एक्सॉन्स को ऐड करते हैं, इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं। इन सभी प्रोसेसेस में जो है, ये सारी जो प्रोसेसेस हैं वो आरएनए के इर्द गिर्द घूमती हैं। आरएनए यूज टू एक्ट एज जेनेटिक मटीरियल, आरएनए को जेनेटिक मटीरियल यूज़ किया जाता है, एज वेल एज कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जा सकता है। सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम वी आर कैटलाइज्ड बाय आरएनए कैटलाइज्ड एंड नॉट बाय प्रोटीन एंजाइम। हमारी बॉडी में भी ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो आरएनए कैटलिस्ट के द्वारा होती है, ना कि प्रोटीन्स के एंजाइम्स के थ्रू। बट आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट व रिएक्टिव, ये कैटलिस्ट है इसलिए रिएक्टिव होता है, रिएक्शन करता है और अनस्टेबल होता है। देयरफॉर डीएनए हैज़ इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, यही कारण है कि आरएनए से क्या बना, डीएनए बना, केमिकली मॉडिफिकेशन आए उसके अंदर और ये मोर स्टेबल बन गया। बीइंग डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड है, उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्रिटी पाई जाती है और वो रेजिस्टेंस पाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होते, उसका एवोल्यूशन प्रोसेस जो है वो रिपेयर के दौरान हो जाता है। नेक्स्ट हम आता है रेप्लिकेशन पे। ये आपको डायग्राम दिखा रखा है जिसमें एक सिंगल पेरेंट है जिसको हम टेम्पलेट डीएनए कहते हैं। ये टेम्पलेट जो है वो 2 डॉटर डीएनए में कन्वर्ट हो गया, यानी यहाँ पर डीएनए से डीएनए का बनना कहलाता है रेप्लिकेशन, जो कि सेमी कंजर्वेटिव होता है। क्यों होता है सेमी कंजर्वेटिव? कि देखिए अगर मैं इस डीएनए डॉटर डीएनए की बात करूँ तो इसमें जो एक डीएनए रेड कलर से शो हो रहा है ये पेरेंटल है और ब्लू जो है वो न्यू सिंथेसिस है। अगर सेकंड नंबर डीएनए की बात करें तो फिर यहाँ पर रेड जो है वो पेरेंटल है और जो ब्लू कलर से शो हो रहा है वो न्यूबॉर्न डीएनए है। तो जो नया डीएनए बनता है उसके 2 स्ट्रैंड्स में एक स्ट्रैंड हमेशा पेरेंटल होता है और नया जो होता है वो न्यूली सिंथेसाइज होता है, इसलिए मैकेनिज्म कहलाती है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है हमारा रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन क्या कह रहा है? वाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देते हुए वाटसन एंड क्रिक हैड इमीडिएटली प्रपोज, वाटसन और क्रिक ने एक स्कीम प्रपोज की थी जिसमें कि हम डीएनए का रेप्लिकेशन कर सकते हैं। टू क्योर देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट, यहाँ पर उनके ओरिजिनल स्टेटमेंट को हमने कथन के रूप में इस तरीके से रखा है, इट हैज़ नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस, हमारे ध्यान से ये बात नहीं हट सकती, दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेट इमीडिएटली सजेस्ट, कि डीएनए के बीच में एक स्पेसिफिक पेयरिंग है जिसको कि हम यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं, ए पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म, और इसी के कारण इसके अंदर कॉपी करने की मैकेनिज्म है कि जेनेटिक मटेरियल को क्या किया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है। ये जो बात है ये बोली थी वाटसन और क्रिक ने 1953 में। द स्कीम सजेस्ट दैट द 2 स्ट्रैंड वुड सेपरेट एंड एक्ट एज टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब है ढांचा या फिर नींव। तो ये जो 2 स्ट्रैंड हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, टेम्पलेट की तरह बिहेव करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, और इनके ऊपर नए नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव 1 पेरेंटल, हर डीएनए में एक तो कैसा होगा, पेरेंटल होगा और कैसा होगा, न्यू सिंथेसिस स्ट्रैंड होगा। दिस स्कीम वाज टर्म एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, और इसको हम बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा पैराग्राफ को। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ।
बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, मेजल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट के नाम से भी ये आपके एग्जाम्स में आता है, तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट कीजिएगा। इट इज़ नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। ये प्रूव किया जा चुका है कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस रूप में होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड में होता है। इट वाज शोन फर्स्ट इन एस्चेरिचिया कोलाई, इसको सबसे पहले ई कोली में शो किया गया, और फिर उसको हर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स में और ह्यूमन सेल्स में भी शो किया गया। मैथ्यू मेजल्सन और फ्रैंकलिन जो चार्ल्स जो वैज्ञानिक थे दो, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया 1958 में। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, दे ग्रू ई कॉली इन अ मीडियम कंटेनिंग 15 NH4Cl। उन्होंने ई कॉली को ग्रोथ करवाया ऐसे मीडियम पे जिसमें हमने मिला रखा था 15 NH4Cl। ये जो 15N होता है ये हैवी आइसोटॉप है, याद रखिए बहुत भारी आइसोटॉप है नाइट्रोजन का। एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशन, चूँकि कई जनरेशन तक तो बस ऐसी ही नाइट्रोजन उनकी बॉडी में जाती रही, द रिजल्ट वाज दैट 15N वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। तो यही कारण हुआ कि जो नया डीएनए बनता जा रहा था उनमें 15N मिक्सअप होता जा रहा था। दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए। इस हैवी को हम नॉर्मल से क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश यानी अलग कर सकते हैं, और उस मेथड का नाम बार बार पूछा जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन इन अ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड के थ्रू हम हैवी को नॉर्मल से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये जो सेपरेशन होगा ये डेंसिटीज़ के बेस पे होगा। हैवी जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और जो नॉर्मल है उसकी डेंसिटी कम होगी। नेक्स्ट उसके बाद में देन दे ट्रांसफर द सेल इनटू अ मीडियम विद नॉर्मल 14 NH4Cl। उसके बाद में हम सेल्स को निकालेंगे और सेल्स को हम नॉर्मल पे लेके जाएंगे जिसको हम 14 NH4Cl कहते हैं, एंड टुक सैंपल एट वेरियस डेफिनेट टाइम इंटरवल। और एक निश्चित समय अंतराल के बाद में हम उसके सैंपल लेंगे। एज द सेल्स मल्टीप्लाई, जैसे जैसे सेल्स मल्टीप्लाई होंगे, द एक्सट्रैक्टेड द डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड रिमेन द डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स, और उनके डबल हेलिक्स बनने देंगे। द वेरियस सैंपल्स वर सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑन सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द डीएनए। बार बार में बहुत हमने सैंपल लिए वैज्ञानिकों ने, और ताकि वो डेंसिटीज़ को मतलब क्या कर सकें, मेजर कर सकें। कैन यू रिकॉल व्हाट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कीजिए और जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एक तरीके से वो क्या होता है और ये क्यों होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अ फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द बॉडीज इनर्शिया, ये बॉडी इनर्शिया के थ्रू अराइज होता है, विच अपीयर टू एक्ट ऑन अ बॉडी, वो एक बॉडी के ऊपर अपीयर होता है, मूविंग अ सर्कुलर पाथ, जो कि एक सर्कुलर पाथ या गोलाई के पाथ में वो मूव कर रही है, एंड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, और ये सेंटर से दूर की तरफ जा रही है, विच इज़ द बॉडी इज मूविंग, और उस एरिया में बॉडी मूव करती है। तो यानी कि सेंट्रीफ्यूगल जो होता है ऐसा फोर्स है जो सेंटर पे लगता है, और सेंटर से मतलब सेंटर में लगता है, और सेंटर जो पिचल है वो दूर लगता है। नेक्स्ट उसके बाद में एंड थिंक वाई अ मॉलिक्यूल विद हायर मास और डेंसिटी वुड सेडिमेंट फास्टर। तो ये क्यों होगा? तो इसमें एक रिलेशन चलता है कि जो मास है इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1 to वेलोसिटी, 1 upon वेलोसिटी। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम ये कह सकते हैं कि जो मास है वो ज़्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी उतनी क्या होगी, कम होगी। तो हायर मास जो होगा मोर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई, हायर मास के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा लगेगा, एंड वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टू द ईच अदर, एक दूसरे के, देयरफॉर हाई मास विल सेडिमेंट फास्टर। तो ये जो हायर मास होगा उसका सेडिमेंट जो है वो बहुत जल्दी बनेगा, और इस तरीके से हाई मास का जो सेडिमेंटेशन होता है वो फास्ट होता है। तो ये रिलेशन आप उसमें नोट कर लें। नेक्स्ट उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर कि रिजल्ट्स क्या क्या आए उसके, जो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया। तो स्टार्टिंग में जो डीएनए बना वो 15N के ऊपर उन्होंने डेवलप किया काफ़ी जनरेशन तक। तो इनके अंदर जो न्यू डीएनए बने तो उनके अंदर जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड था, वन स्ट्रैंड जो था वो तो रेड कलर का यानी 15N का है, और जो एक स्ट्रैंड है वो ग्रीन यानी कि नॉर्मल 14 NH4Cl का है। चूँकि ई कोलाई 20 मिनट में डिवाइड करती है, तो 40 मिनट बाद में क्या होगा, जब ये सेपरेट होंगे स्ट्रैंड, तो दो जो बनेंगे डीएनए वो तो नॉर्मल होंगे और दो कैसे होंगे, हाइब्रिड होंगे। तो इस तरीके से 2:2 या 1:1 का इनमें रेशो आएगा। Thus the DNA that were extracted from the culture one generation after transform from 15N to 14N medium, that is after 20 minutes, E. coli divided in 20 minutes had a hybrid और intermediate density। अब हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे ही 20 मिनट पे हमने 15NH को कई सालों तक ग्रोथ करवा के 14N पे डाला, तो हमारे सामने जो कॉलोनी आई वो इंटरमीडिएट कॉलोनी या हाइब्रिड कॉलोनी आई। डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन, दैट इज द 40 मिनट, और 40 मिनट के बाद में जो एक्सट्रैक्शन किया गया, तो जो सेकंड जनरेशन हमारे सामने आई उसमें
इक्वल अमाउंट्स आए हाइब्रिड डीएनए और लाइटर डीएनए के। तो देखिए हाइब्रिड डीएनए भी 2 हैं और लाइटर डीएनए भी 2 हैं। तो इसमें रेशो क्या रहा 2:2 या 2:2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:1। नेक्स्ट उसके बाद इफ ई कोली वाज अलाउड टू ग्रो ऑन 80 मिनट, अगर हम ई कोलाई को ग्रो करवाएं 80 मिनट तक, देन व्हाट वुड बी द प्रोपोजिशन ऑफ द लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो कौन से प्रोपोजिशन होंगे, तो इसके लिए हम एक टेबल फॉर्म कर सकते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके इस टेबल को नोट कर लीजिएगा। पहले जो हमारा कॉलम होगा उसमें हम लेंगे टाइम, दूसरा कॉलम जो होगा उसमें हम लेंगे हैवी, और नेक्स्ट जो हमारा कॉलम होगा उसमें हम लेंगे हाइब्रिड, और नेक्स्ट में हम लेंगे लाइट। तो इस तरीके से हमारे डीएनए होंगे। तो जो पहला टाइम है वो है 0, तो 0 के ऊपर क्या होगा, 0 के ऊपर होगा हाइब्रिड जो हैवी जो होगा वो होगा 1, और हाइब्रिड होंगे 0, और लाइट जो बनेंगे वो भी 0। नेक्स्ट 20 मिनट्स के ऊपर हैवी होगा 0, हाइब्रिड होंगे 2, लाइट भी होंगे 0। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें, हम एक थर्ड कॉलम और बनाते हैं जो कि होगा हमारा 40 मिनट्स के ऊपर। तो 40 मिनट के ऊपर हमारा हैवी तो क्या रहेगा 0, और उसके बाद में हमारा जो हाइब्रिड आएगा वो कितना आएगा 2, और लाइट भी कितना आएगा 2। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें कितने मिनट्स के ऊपर, वो मिनट होंगे 60 मिनट्स कि 60 मिनट्स पे क्या स्थिति आती है। तो जब हम 60 मिनट्स की बात करते हैं तो 60 मिनट्स का अगर हम साइकिल बनाएंगे तो 60 मिनट पे हैवी हो जाएगा 0, हाइब्रिड हो जाएंगे 2, और जो लाइट होंगे वो होंगे 6। और नेक्स्ट अगर हम यही बात लेके जाएं 80 मिनट्स के ऊपर, तो 80 मिनट्स में हो जाएंगे हैवी हो जाएगा 0, नेक्स्ट उसके बाद में हैवी के बाद में आपका आएगा हाइब्रिड होंगे इसमें 2, और इसमें जो नेक्स्ट उसके बाद में लाइट है वो हो जाएंगे 14। तो इस तरीके से ये रेशो बनेगा 1:7। तो ये जो पूरी टेबल है आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, और इस तरीके से ये जो बात है ये पूरी इसमें कंप्लीट होगी। नेक्स्ट उसके बाद में हम लेते हैं द मशीनरी एंड द एंजाइम्स, इन ई कोलाई वाज अलाउड टू ग्रो। तो ये तो हमने देख ही लिया, 1:7 का आएगा। वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियोएक्टिव थायमिडीन टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम वाज परफॉर्म ऑन वीसिया फाबा। ऐसे ही सेम एक्सपेरिमेंट हमने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कंडक्ट करवाया वीसिया फाबा यानी फाबा बीन्स के ऊपर, और वो साइंटिस्ट थे टेलर एंड कलीग्स, और ये एक्सपेरिमेंट किया गया 1958 में। द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट डीएनए क्रोमोसोम आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव, और उन्होंने प्लांट्स के अंदर ये प्रूव किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ये कंजर्वेटिव सेमी कंजर्वेटिव मेथड में होता है। नेक्स्ट मशीनरी और एंजाइम्स पे आते हैं कि रेप्लिकेशन में कौन सी मशीनरी लगती है, क्या एंजाइम्स होते हैं। इन लिविंग सेल्स इट इज द ई कोली द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर अ सेट ऑफ कैटलिस्ट एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। The main enzyme is the referred to as DNA dependent DNA polymerase। इंपॉर्टेंट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। जो इसका मेन एंजाइम है वो है DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम। सिंस इट यूजेज अ डीएनए टेम्पलेट, चूंकि ये डीएनए की टेम्पलेट को काम में लेता है टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड, और ये जो पॉलीमराइज करता है जोड़ता है, किसको जोड़ता है, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है। दीज एंजाइम आर हाईली एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा काम करने वाला एंजाइम है। दे हैव कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड को ये पॉलीमराइज कर देता है, जोड़ देता है बहुत कम समय में। जैसे कि ई कोलाई जो है जिसके अंदर 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं, कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेट विद इन 18 मिनट्स। वो ई कोली के अंदर ये प्रोसेस 18 मिनट में पूरी होती है। दैट मीन द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैव टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, यानी कि वो जो रेप्लिकेशन करता है वो 2000 बेस पेयर्स करता है पर सेकेंड के। Not only do these polymerases have to be fast, but they also catalyze the reaction with high degree of accuracy। यही नहीं कि ये एंजाइम बहुत फास्ट काम करता है, बल्कि ये एक्यूरेसी यानी शुद्धता के साथ में भी काम करता है। एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशन। अगर कोई भी इसमें जो है प्रॉब्लम आती है, मिस्टेक आती है, तो वो म्यूटेशन के रूप में आती है। फर्दरमोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा खर्चीला प्रोसेस है। इसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, इसको आप शॉर्ट में लिखेंगे DNTPs। ये DNTPs जो हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और डॉल पर्पज, इसके डॉल पर्पज होते हैं, 2 पर्पज होते हैं। बार बार इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। 2 पर्पज क्या क्या होते हैं। इट एक्ट एज सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करती है, ढांचा बनाती है कभी कभी, बट आल्सो दैट दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन के लिए एनर्जी भी देती है। नेक्स्ट उसके बाद में अगर हम बात करें
इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज मैनी एडिशनल एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। और भी बहुत सारे एंजाइम्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि हेलिकेज है, डीएनए लाइगेज है, टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री एंड एक्यूरेसी। और इन तीनों के सहायता से ये जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो अच्छी तरह शुद्धता के साथ कंप्लीट होता है। फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल सिंस द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कांट बी सेपरेटेड इन एंटायर लेंथ, डीएनए जो है 2.2 मीटर लॉन्ग है, तो पूरा का पूरा सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो जो रेप्लिकेशन होगा वो बहुत छोटी सी ओपनिंग के साथ में होगा, और उस ओपनिंग को हम कहेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। और जो डायग्राम है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। This creates some additional complication at the replicating fork. Consequently, on one strand, the template strand with polarity 3 to 5. जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसकी पॉलरिटी आप याद रखिए 3 to 5। द रेप्लिकेशन इज कॉन्टिन्यूस। तो टेम्पलेट की आपको 3 से 5 जो देखनी है, ये रहा टेम्पलेट, और टेम्पलेट की 3 से 5 ये वाली पोजीशन रही। इस पर जो सिंथेसिस होगा 5 to 3, जिसमें कि हमारा एंजाइम काम करेगा, कंटिन्यू करेगा। ये जो स्ट्रैंड रहता है ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड होता है, लीडिंग स्ट्रैंड होता है। ऑन द अदर हैंड द टेम्पलेट विद 5 to 3, और जो टेम्पलेट हमारी 5 से 3 की तरफ जा रही है उसके ऊपर जो ये सिंथेसिस होगा ये डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होगा, मीन ये लैगिंग स्ट्रैंड है। और द डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स आर जॉइंड बाय एंजाइम डीएनए लाइगेज। ये जो आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं ये ओकाजाकी सेगमेंट्स होते हैं, जिनको सबसे पहले ओकाजाकी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने डिस्कवर किया था। तो ये जो सेगमेंट्स हैं ये डीएनए लाइगेज की सहायता से जुड़ जाते हैं आगे जाके। द डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज अपने आप इस रेप्लिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर पाता, और ये जो रेप्लिकेशन है वो कहीं से भी रैंडमली स्टार्ट भी नहीं होता है। इसके अंदर एक डेफिनेट रीज़न होता है ई कॉली के अंदर जो इस प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है। उस रीजन को हम नाम देते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और शॉर्ट में उसको कहा जाता है ओरी। Because of the requirement of the origin of replication, that a piece of DNA is needed to propagate during recombinant DNA procedure. इसीलिए हमें एक DNA की ज़रूरत पड़ती है जो DNA रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में काम आ सके, और उसके लिए हमें एक वेक्टर की आवश्यकता होती है। द वेक्टर प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि वेक्टर का फंक्शन क्या है। वेक्टर जो होता है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड करवाता है। Further, not every detail of replication is understood well. In eukaryote, the replication of DNA takes place as phase of the cell cycle. Most important कीजिए, आपने 11th क्लास में सेल साइकिल के वेरियस स्टेजेस पढ़े, जैसे G1, G2, G0, एस फेज और इंटरफेज। तो जो एस फेज है सिंथेटिक फेज है, उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है यूकैरियोट्स में। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन शुड बी कोऑर्डिनेटेड। जो ये सेल डिवीजन होंगे, डीएनए एप्लीकेशन होंगे, बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट होते हैं, साथ साथ होते हैं। अ फेलियर ऑफ सेल डिवीजन, अगर सेल डिवीजन ना हो आफ्टर दैट डीएनए रेप्लिकेशन तो क्या होगा, पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा। ये एक क्रोमोसोमल एनोमली होती है। एनोमली का मतलब विसंगति होती है। यू विल लर्न द डिटेल नेचर ऑफ ओरिजिन एंड प्रोसेस अकरिंग एट दिस टाइम इन हायर क्लासेस। अगर आपको रेप्लिकेशन और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। ये हमें रेप्लिकेशन फॉर्क इसमें शो किया गया है। इसमें आपको टेम्पलेट की पॉलरिटी याद रखनी है। 3 to 5 जो इसका सिंथेसिस होगा वो नॉर्मल होगा, और 5 to 3 इसका सेगमेंट्स में होगा। ये डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस, ये कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस, और ये न्यूली फॉर्म सिंथेसिस जो है सेमी कंजर्वेटिव मेथड में। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से कैरी करेंगे। और आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट्स जो हैं कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अपने प्रीशियस जो फीडबैक्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।